ईरान के शाह ने 1971 में एक आलीशान पार्टी मनाने का ऐलान किया। इस पार्टी में दुनिया के 61 ममालिक के चीफ मौजूद रहे। उस वक्त इस आलीशान पार्टी का खर्च करीब 100 मिलियन आया। दावत का खाना पेरिस से मंगवाया गया था। ये वो दौर था जब ईरान में बेरोजगारी उरूज पर थी। लोग भूख से मर रहे थे। ये पार्टी ईरान के शाह के गले की फांस बन गई। 1971 की इस आलीशान पार्टी से पैदा किए असंतोष इतना बढ़ा कि 1979 में इस्लामी इनकलाब में तब्दील हो गया और इनकलाब के हीरो बने आयतुल्लाह अली खुमैनी। यही इनकलाब अमेरिकी दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह बनी। 1953 में चुनी हुई मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार का तख्ता पलटकर अमेरिका ने रजा पहलवी को ईरान की कमान सौंप दी। ईरान में हुए इनकलाब का खौफ अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को भी दिखाया। समझने वाली बात यह है कि इराक शिया अक्सरियत था। खुमैनी के मानने वाले बड़े उलमा इराक में मौजूद थे। उनके एक इशारे पर कुछ भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ होता सद्दाम ने घबराकर ईरान पर हमला कर दिया। ईरान और इराक के बीच 8 साल तक जंग चली। इसमें तकरीबन 5 लाख ईरानी और इराकी आर्मी मारे गए। इस जंग में अमेरिका सद्दाम हुसैन के साथ था। यहां तक कि सोवियत यूनियन ने भी सद्दाम हुसैन की मदद की थी। अगले कुछ साल में अमेरिका और ईरान के रिश्तों में कड़वाहट कुछ कम होती दिखी। बराक ओबामा ने इसके लिए 2015 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनाया, लेकिन ट्रंप ने इख्तिदार में आते ही एक तरफा फैसला लेते हुए इस समझौते को रद्द कर दिया। साथ ही ईरान पर कई नई पाबंदियां भी लगा दी गई। ट्रंप ने न सिर्फ ईरान पर पाबंदी लगाई, बल्कि दुनिया के ममालिक को धमकी देते हुए कहा कि जो भी इस मुल्क के साथ कारोबार करेगा वो अमेरिका से कारोबारी रिश्ते नहीं रख पाएगा। इससे अमेरिका और यूरोप के बीच भी कंट्रोवर्सी सामने आ गई। ईरान के सामने इस वक्त बड़ा चैलेंज जरूर है, लेकिन ईरानी हुकूमत ने जो जवाब दिया है वो लाजवाब है। एहतजाजियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है और इंटरनेट लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी का ये पैमाना पहले के किसी भी तहरीक में नहीं देखा गया था। जो सड़कें हाल ही में इक़्तिदार के खिलाफ गुस्से की गूंज से भरी रहती थीं, वो अब धीरे धीरे शांत हो रही हैं। दुनिया भर में अमेरिका और ईरान जंग की चर्चा है। हर पल ये खदशा बना हुआ है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में क्या कदम उठाते हैं। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कहे जाने वाला अमेरिका है, तो दूसरी तरफ ईरान को भी कम समझना भूल साबित होगी। ईरान ने 1989 में अमेरिका के साथ जो किया, उसकी याद से आज भी अमेरिकी सिहर जाते हैं। अमेरिका और ईरान में 1989 में क्या हुआ था, इस रिपोर्ट में देखिए। 1979 में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क पूरे 444 दिनों तक ईरान के चंगुल में छटपटाता रहा था। अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत से लेकर स्ट्रैटेजी और डिप्लोमेसी सब आजमा ली। यूनाइटेड नेशन से अमन की तजवीज भिजवाई गई। ईरान की हिमायत करने वाले ममालिक से समझौते करवाने की कोशिश करवाई, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रह गईं। ईरान ने 1979 में अमेरिकी सरकार और वहां की आर्मी की नाक रगड़वा दी थी। नवंबर 1979 को ईरान में इनकलाबियों ने तेहरान की अमेरिकी एम्बेसी पर धावा बोल दिया और वहां के करीब 98 अफसरान मुलाजमीन को बंधक बना लिया। इनकलाबियों ने इसके दूसरे दिन यानी 5 नवंबर 1979 को ब्रिटेन एम्बेसी को भी अपने कब्जे में दे दिया। हालांकि बाद में उन्होंने ब्रिटिश एम्बेसी को खाली कर दिया। 4 नवंबर 1979 से ईरान में शुरू हुआ हॉस्टेज क्राइसिस पूरे 444 दिनों तक चला। इस दौरान अमेरिका में इख्तिदार तब्दील तक हो गई। तारीख में ये अब तक का सबसे बड़ा हॉस्टेज क्राइसिस था। उस वक्त के अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने
ईरान के होस्टेज क्राइसिस को खत्म करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। जिमी कार्टर ने ईरान से तेल का इंपोर्ट करना बंद कर दिया। कार्टर के हुक्म पर अमेरिका में ईरान की सारी जायदादें जब्त कर ली गई। अमेरिका में ईरान के सारे 183 डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया। यहाँ तक कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने 31 दिसंबर 1979 को एक तजवीज पास की। इसमें ईरान को 7 जनवरी तक की मोहलत दी गई कि वो अमेरिकी बंधकों को छोड़ दे, वरना उस पर कई और तरह की पाबंदी लगाई जाएंगी। लेकिन ईरान बंधकों को छोड़ने पर राजी नहीं हुआ। ईरान सिर्फ अमेरिका को तड़पते हुए देखना चाहता था। हालांकि उसने थोड़ी रहमदिली भी दिखाई। इस दौरान कुछ बंधकों को रिहा भी किया गया। पहली बार 15 नवंबर 1979 को एक इटालियन कुक को रिहा किया गया। इसके बाद 17 नवंबर 1979 को आयतुल्लाह अली खुमैनी ने कहा कि बंधकों में से सभी खवातीन, बच्चों और ब्लैक अमेरिकन होस्टेजेस को रिहा कर दिया जाए, अगर वो जासूसी के मुल्जिम नहीं हो तो। होस्टेज क्राइसिस खत्म करने के लिए अमेरिका ने तमाम तरह की कोशिशें की। ईरान के डिप्लोमेट्स को मुल्क से निकाल दिया। ईरान पर माशी समेत कई तरह की पाबंदियां लगा दी। अप्रैल 1980 तक जिमी कार्टर की सरकार पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी। आखिर में अमेरिकी प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने एक रिस्की रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग की। अमेरिकी आर्मी ने इसे ऑपरेशन ईगल क्लॉ का नाम दिया। इस प्लान के मुताबिक अमेरिकी एयरफोर्स के दस्तों को एम्बेसी के कंपाउंड में उतारा जाना था और वहां से अमेरिकी आर्मी के जाबाज बंधकों को छुड़ाकर ले जाना था। लेकिन जिस दिन उस ऑपरेशन को अंजाम देना था, रेगिस्तान में भयानक आंधी तूफान उठा। इसकी चपेट में आकर अमेरिका के कई तैयारों में तकनीकी गड़बड़ी आ गई। एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन C-130 टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 8 अमेरिकी आर्मी ऑफिसर्स मारे गए। जिमी कार्टर को ऑपरेशन ईगल क्लॉ को कैंसिल करना पड़ा। बारह सितंबर 1980 को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खुमैनी ने कुछ शर्तों के साथ बंधकों की रिहाई कबूल की। 2 नवंबर 1980 को अमेरिकी पार्लियामेंट ने होस्टेज क्राइसिस को खत्म करने के लिए खुमैनी की शर्तों को मानने की तजवीज को मंजूर कर दिया। इसके अगले दिन आयतुल्लाह खुमैनी ने इनकलाबियों से अमेरिकी बंधकों को ईरान की सरकार को सौंपने की अपील की। अमेरिका ने इसे बड़ी कामयाबी माना। रोनाल्ड रीगल के अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने के बाद 20 जनवरी 1981 को पूरे 444 दिन के बाद अमेरिकी बंधकों को ईरान ने छोड़ा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान में एहतजाज को लेकर लगातार ईरान पर दबाव बनाने की नाकाम कोशिश में है। उन्होंने एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर ईरान को मिलिट्री एक्शन की धमकी तक दे डाली। ट्रंप की ये धमकियां वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद बढ़ गई हैं, जिसमें प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को उनकी बीवी समेत पकड़कर अमेरिका लाया गया था। हालांकि ट्रंप की लगातार धमकियों के बावजूद ईरान एहतजाजियों के खिलाफ अपने मुताबिक एक्शन ले रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ईरान के खिलाफ आर्मी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। ईरान के नजदीक अमेरिकी आर्मी तैनाती कमजोर। ट्रंप लगातार ईरान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि पेंटागन ने अभी तक ईरान के करीब कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात नहीं किया, जैसे कि वेनेजुएला के मामले में देखा गया था। पिछले साल इजराइल के साथ 12 दिनों की जंग के दौरान अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की थी और कम से कम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 1 लाख आर्मी और एम्फीबियस असॉल्ट ग्रुप को भी तैनात किया था। हालांकि इतनी भारी भरकम तैनाती के बावजूद अमेरिका ने सिर्फ स्टील्थ बमबारों के जरिए हवाई हमला किया था
और उसे भी सीधे अमेरिका की जमीन से अंजाम दिया गया था। अमेरिका के गल्फ इत्तेहादी तैयार नहीं। अमेरिका के गल्फ इत्तेहादी मुल्क भी ईरान के खिलाफ हमले को लेकर नाराज हैं। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी से उन्हें भी डर है कि कहीं मुश्किल के वक्त अमेरिका उन्हें अकेला ना छोड़ दे। इनमें जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और मिस्र जैसे मुल्क शामिल हैं। हालांकि इन ममालिक की आवाम भी ये नहीं चाहती कि अमेरिका उनका इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करे। ऐसे में ये मुल्क अपने अवाम की मुखालफत से बचने के लिए अमेरिका से कन्नी काट रहे हैं और ईरान के खिलाफ हमले को लेकर उदासीन बने हुए हैं। अमेरिकी हमले का उल्टा असर। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो इसका उल्टा असर होगा। यह हमला सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और ईरानी सरकार को घरेलू हिमायत जुटाने, अंदरूनी एहतजाज को गैर कानूनी ठहराने और बाहरी खतरे के खिलाफ इलाकाई इत्तेहाद को मजबूत करने में मदद करेगा। ऐसे में अमेरिका को इस हमले का अंजाम भुगतना होगा और ईरान में तख्ता पलट की उम्मीदें पूरी तरह से टूट जाएंगी। लॉजिस्टिक्स की परेशानी। ईरान के आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी फौजियों की तादाद में कमी आई है। इससे ट्रंप के लिए फौजी ऑप्शंस और कम हो गए हैं। अगर अमेरिका अभी से फौजी तैनाती बढ़ाने का फैसला करता है तो उसे हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त लग सकता है। इतने दिनों में ईरान एहतजाज को बिल्कुल दबा सकता है, जिसके बाद हमला करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। अमेरिका को सहना होगा पलटवार। ईरान ने भी खबरदार किया है कि अगर हमला हुआ तो वो भी इस इलाके में मौजूदा अमेरिकी आर्मी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान के अहम लॉन्च साइट पहाड़ों में छिपे हुए हैं। ईरान इन्हें बड़े पैमाने पर तरक्की कह रहा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो अगर बड़ी तादाद में लॉन्च की जाएं तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए खतरा बढ़ सकता है।